हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, मैं ओपी सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका संदर्भ और उसके महत्व के विषय में चर्चा करूंगा। आई विल डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुई थी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का एक शासक था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए। वह अधिकतम अफगानिस्तान में ही रहता था और भारत के जो क्षेत्र उसने जीते थे उन क्षेत्रों पर वह अपने वायसरॉय के माध्यम से शासन कराता था। उनमें से एक वायसरॉय था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का एक शासक बना एंड ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इस तरह से 1206 में हुई। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत अपनी इस स्थापना के बाद, इस स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत अपने पूरे कार्यकाल में 1526 तक चलती रही। 1526 इस तरह से दिल्ली सल्तनत का जो टोटल टाइम पीरियड था दैट वाज 320 ईयर्स। और अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में उतार चढ़ाव आते रहे। कई राजवंशों का उदय हुआ, कई राजवंशों का पतन हुआ, कई सारे योग्य सुल्तान हुए जैसे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में तब हुआ जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की फौजों को मुगल बाबर ने पराजित कर दिया था। कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत? क्या हम इसे नेगेटिव ट्रेंड के तौर पर देखें? इज दिस टू बी सीन इन ए नेगेटिव मैनर? क्या ये नकारात्मक पहलू है भारत के इतिहास का? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, नकारात्मकता है इसमें, क्योंकि इसमें मारकाट मची, इसमें धर्म परिवर्तन हुए, भारतीयों पर, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर आरोपित कर दिया गया और एक भेदभावपूर्ण शासन प्रणाली भारत में लाई गई। तो हम उस समस्त नकारात्मकता को समझते हैं और उसे समझते हुए आज उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। Our discussion would be kept confined to the positive aspects of the Delhi Sultanate. Positive aspects में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आ जाती है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया। इसके पहले का जो शासनकाल था दिल्ली सल्तनत से 1206 से लेकर हम 1526 तक की बात का संदर्भ रखते हैं, यही हमारा टाइम फ्रेम है। तो इससे पहले का जो लगभग 600 वर्ष का जो इतिहास है, जिसे हम राजपूत काल कहते हैं, इस काल का महत्व अलग बात है, लेकिन इस काल में नगरों का पतन हुआ और व्यापार का भी पतन हुआ और मुद्रा प्रणाली, जिसे हम मनी इकोनॉमी कहते हैं, उसका भी ह्रास हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ वह था नगरीकरण या अर्बनाइजेशन। तुर्की शासक वर्ग था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों ने की थी और तुर्की शासक वर्ग ने नगरीय जीवन को प्रमोशन दिया। वो नगरीय जीवन को पसंद करते थे। नगरों में उन्होंने सारी सहूलियतें स्थापित की एंड दीज सेंटर्स वर फोस्टर्ड। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दी गई, पुलिस व्यवस्था सही की गई। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही नगरीकरण का दूसरा चरण आरंभ हो गया था। नगरीकरण के पहले चरण की बात जब हम करते हैं तो 6 सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था। वैसे तो हड़प्पाई नगरीकरण जो है पहला नगरीकरण, लेकिन हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हड़प्पाई नगरीकरण प्री हिस्ट्री में आ जाता है। तो पहली बात तो भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही। दूसरा जो पहलू है वह है स्किल प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये
प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से भी समर्थन इसको राज्य ने किया, इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट प्रमोशन, कारखाना सिस्टम, डायरेक्ट सपोर्ट का एक मुख्य उदाहरण है कारखाना सिस्टम, यानी राज्य द्वारा पोषित कारखाना या वर्कशॉप्स होती थी, और ये जो वर्कशॉप्स थी इनमें स्किल्स को प्रमोट किया जाता था, एंड दोज हु वर एक्सेलेंट इन द स्किल्स promotion they were given the regard by the state, they were given promotion by the state. ये सब wages पे काम करते थे, and skills were promoted, they were imported from outside. ये बात सही है कि सभी सुल्तानों ने कारखाना सिस्टम पर विशेष बल दिया था। फिरोज तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उसके राज्य में 1,80,000 गुलाम थे, उन गुलामों में 12,000 जो गुलाम थे, 12,000 जो स्लेव्स थे, दे वर स्किल्ड इन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स। तो बाहर से दुनिया भर से जो गुलाम मंगाए जाते थे उनमें विशेष तौर पर यह देखा जाता था कि गुलाम किसी क्राफ्ट में, किसी टेक्निक के जानकार हैं तो वो सोने में सुहागा हो जाता था। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पहलू है दिल्ली सल्तनत का, that was the promotion to the trade. Trade was fostered. सभी सुल्तान इस बात के महत्व को समझते थे कि बिना ट्रेड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। So trade was promoted all over the country. Internal trade routes were constructed. सड़कें बनवाई गई, सड़कों के किनारे सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया और ट्रेडर्स को एक तरह का प्रोटेक्शन दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। हर जगह मंडियों की व्यवस्था थी और मंडियों में जो गड़बड़ियां करते थे उन गड़बड़ियों पर काफ़ी रोक लगाई जाती थी। वी नो वेरी वेल द मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। भारत के विदेशों के साथ भी बड़े गहरे संबंध थे, तो इस टाइम में भारत की चीज़ें सारी दुनिया में बिकती थी। भारत की जो चीज़ें थीं वो एग्रीकल्चर से भी आती थीं और इंडस्ट्री से भी आती थीं। सभी चीज़ों को बाहर दुनिया भर के बाज़ारों में बेचा जाता था, एंड देन इट रिजल्टेड इन द ह्यूज इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। भारत में बड़े पैमाने पर सोने और चांदी की आमद अब होने लगी थी। वैसे तो पहले भी होती थी, लेकिन अब भारत का जो ट्रेड प्रोफाइल है काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया था। जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, दैट वाज द करेंसी। तो उन्होंने सिक्कों की व्यवस्था को बहुत ही सुचारू कर दिया। दे फैसिलिटेटेड द ट्रेड बाय इशूइंग लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। कॉइनेज इतना ज़्यादा, कॉइन्स यानी मनी कह सकते हैं, मनी सर्कुलेशन इतना बढ़ा दिया गया था कि उससे ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला। और सुल्तानों ने सबसे पहली बात तो ये कही कि भाई हम जो टैक्स है वो हम सिक्कों के रूप में ही लेंगे, काइंड में हम नहीं ले, वस्तुओं के रूप में हम टैक्स नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि मनी की यानी कॉइन्स की ज़रूरत पड़ी, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के बहुत सारे सिक्के उन्होंने जारी किए, और इन सिक्कों के भी बहुत सारे डिनोमिनेशंस थे। सो द मनी इकोनॉमी बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इवन द कॉमन पीपल्स लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनता है। इससे कई सारे काम हुए। एक तो ट्रेड को प्रमोशन मिला, दूसरा इससे टैक्स कलेक्शन का फैसिलिटेशन हुआ, तीसरा जो ब्यूरोक्रेसी थी, आपको बता दूं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में एक अच्छी भली भांति संगठित एक अधिकारी तंत्र था, ब्यूरोक्रेसी, तो उसको सैलरी डिस्बर्समेंट का काम भी सुचारू हो गया था। ऐसे समझिए जैसे कि जो काम इससे पहले मौर्यों ने किया था, मौर्य शासकों ने भारत में प्राचीन काल में,
वो काम अब दिल्ली के सुल्तानों ने कर दिया था। और मनी का जो टोटा था, जो मनी की जो सिक्कों की कमी थी, जो कि इससे पहले के राजपूत एरा में थी, राजपूत एरा, राजपूतों का जो काल था उसमें थी कमी, तो उस कमी को उन्होंने दूर कर दिया। इससे कई तरह के फायदे मिले। और पांचवा जो एक बहुत ही सकारात्मक पहलू दिल्ली सल्तनत का माना जा सकता है, वह था एक तरह का नया सोशल एनवायरनमेंट, जो कि ब्रॉडली टॉलरेंट था, विच फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज तो चल ही रहा था, बट एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑल्सो स्टार्टेड इन ए बिग वे। और क्यों हुआ ये? क्योंकि टर्क्स बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी। हालांकि रिलीजियस इक्वालिटी पे इतना जोर नहीं था, लेकिन सोशल इक्वालिटी पे काफी जोर था और उसे प्रमोट किया जाता था। भारत में जात पात था, उसके बंधन ढीले होने लगे, एंड देन इट रिजल्टेड इन द काइंड ऑफ द सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इससे काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। और सोशल मोबिलिटी बढ़ने का मतलब यह है कि जात पात, छुआछूत, भेदभाव के बंधन ढीले हो गए थे। एंड टू सम एक्सटेंट दिस रिजल्टेड इन द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स। ये सिक्स्थ पॉइंट इसका बन जाएगा। इसमें जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट्स थे, एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट्स जो कि हम जिन्हें भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट कह सकते हैं, उसको हमने काफ़ी देखा कि प्रमोशन हुआ। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और इसके डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज। It was one of the most important development taking place with the foundation of the Delhi सल्तनत। इस छोटे से वीडियो में सारी चीज़ों को शामिल करना मुश्किल है, और इन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक घंटे का डिस्कशन देख सकते हैं। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो उसको बहुत बड़ा एरिया है, ट्रेड की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा एरिया है, मार्केट सिस्टम की बात करें, मनी इकोनॉमी की बात करें, तो हर एक पॉइंट अपने आप में काफ़ी डिस्कशन मांगता है। और जैसे रिलीजियस मूवमेंट्स हैं या स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं, सूफी भक्ति, इस पर भी आप चर्चा करने पे आए तो आप 2 दिन लगा सकते हैं। इसी के साथ कंक्लूजन से पहले एक बात ज़रूर है कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट अपने चश्मे से देखें। कलर्ड विजन हमारा नहीं होना चाहिए। इफ़ वी आर गोइंग टू बिकम द सिविल सर्वेंट, वी शुड बी कीन ऑब्जर्वर ऑफ द थिंग्स। सिविल सर्विसेज में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छा ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी इम्पार्शियल इन योर एटीट्यूड। आप का जो विचार है वो ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप राशनल हैं, आपके विचार तथ्यों पर आधारित हैं, आपका आइडिया और एस्टेब्लिश ओपिनियन को टच करते हैं, देन यू आर लाइकली टू गेट गुड मार्क्स। इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। मेरे अगले वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर से आऊँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय।